प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान एक पत्रकार का नाम अचानक पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। वजह बनी उसकी एक टिप्पणी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बनाया गया जैसे भारत में प्रेस की आजादी खत्म हो चुकी है और नॉर्वे लोकतंत्र का सबसे बड़ा आदर्श बनकर खड़ा है। लेकिन क्या सचमुच तस्वीर इतनी सीधी और एक तरफा है? क्या भारत और नॉर्वे की तुलना उसी तरह की जा सकती है जैसे सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है? और क्या वो फ्री प्रेस इंडेक्स होता क्या है जिसके आधार पर हर साल देशों को नंबर दिए जाते हैं? आज की इस रिपोर्ट में हम तथ्यों के साथ समझेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, नॉर्वे लगातार फ्री प्रेस इंडेक्स में नंबर 1 कैसे बनता है, उसका चयन कौन करता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है और भारत तथा नॉर्वे की तुलना करना कितना व्यवहारिक है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे दौरे पर थे। वहां पर प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी। इस दौरान एक पत्रकार हेले लिंग ने प्रेस फ्रीडम को लेकर सवाल उठाया। इसके बाद सोशल मीडिया पर अचानक उन्हें लोकतंत्र की सबसे बड़ी योद्धा की तरह पेश किया जाने लगा। कुछ लोगों ने तो ऐसा माहौल बना दिया जैसे उन्होंने दुनिया के सामने भारत को एक्सपोज कर दिया हो। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात क्या थी? वो इवेंट कोई खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो एक प्रेस ब्रीफिंग थी। दोनों चीजों में जमीन और आसमान का फर्क होता है। प्रेस ब्रीफिंग में सीमित सवाल होते हैं, तय समय होता है और पूरा कार्यक्रम पहले से संरचित होता है, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुला संवाद होता है जहां पत्रकार लगातार सवाल पूछते हैं और जवाब दिए जाते हैं। डिप्लोमेटिक विजिट्स में अक्सर ऐसा होता है कि पहले एक सीमित प्रेस ब्रीफिंग रखी जाती है जहां केवल तय एजेंडे पर बातचीत होती है। वहां प्रोटोकॉल बेहद सख्त होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर इस फर्क को लगभग गायब कर दिया गया और ऐसे नैरेटिव तैयार किया गया मानो किसी पत्रकार की आवाज दबा दी गई हो। दिलचस्प बात यह रही कि बाद में जब औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब वही पत्रकार वहां से पानी के बहाने बैग उठाकर 9 तो 11 हो गई। यानी जिस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर घंटों बहस चलाई गई उसमें भी आधी तस्वीर ही दिखाई गई। तो चलिए अब जरा उस फ्री प्रेस इंडेक्स को समझते हैं जिसके आधार पर नॉर्वे को दुनिया का नंबर 1 देश बताया जाता है। हर साल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करती है। इसी में नॉर्वे कई सालों से पहले नंबर पर रहता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये कोई संयुक्त राष्ट्र या फिर अंतर्राष्ट्रीय अदालत का आधिकारिक सरकारी इंडेक्स नहीं है। ये एक निजी संस्था द्वारा तैयार किया गया इंडेक्स है जो कई पैरामीटर्स पर देशों का मूल्यांकन करती है। तो अब सवाल उठता है कि चयन प्रक्रिया क्या होती है? इस संस्था के पास अलग अलग देशों के विशेषज्ञ, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और मीडिया से जुड़े प्रश्नावली भरते हैं। उसके बाद राजनीतिक माहौल, पत्रकारों की सुरक्षा, मीडिया पर आर्थिक दबाव, कानूनी ढांचा, इंटरनेट स्वतंत्रता और सेंसरशिप जैसे पैरामीटर्स पर स्कोर दिया जाता है। यानी ये पूरी तरह डेटा आधारित मशीन स्कोरिंग नहीं होती बल्कि काफी हद तक परसेप्शन यानी धाराओं पर भी आधारित होती है। अब इसके एक साधारण सा उदाहरण मैं देती हूँ। भारत में 2 तरह की मीडिया है, एक जो एक पार्टी को सपोर्ट कर सकती है और दूसरी जो दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर सकती है। हालांकि मीडिया का ये काम नहीं, मीडिया को न्यूट्रल होना होता है, लेकिन आपको पता है विचारधारा इस देश में या फिर दुनिया में कहीं ना कहीं एक जैसी ही है। तो अगर मुझे किसी फ्री प्रेस इंडेक्स के लिए अगर बिठाया जाएगा गेस्ट बना के या उसका मेंबर बना के, तो शायद वहां पर मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो भी वहां पर दिखाई पड़ सकता है। इसलिए कई बार अलग अलग संस्थाओं की रैंकिंग में बड़ा अंतर दिखाई देता है। यानी कि जो फ्री प्रेस इंडेक्स एक संस्था देती है जरूरी नहीं है कि वो दूसरी भी दे। और सबसे बड़ी बात कि ये कोई इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी द्वारा नहीं, ये निजी संस्था द्वारा दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत को लोकतांत्रिक मजबूती और डिजिटल पहुंच के मामले में सकारात्मक रेटिंग देती हैं, जबकि दूसरी संस्थाएं प्रेस फ्रीडम पर सवाल उठाती हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी इंडेक्स अंतिम सत्य नहीं होता है। हर संस्था का अपना मेथोलॉजी होता है, उसका मॉडल होता है, वैचारिक दृष्टिकोण हो सकता है। तो अब नॉर्वे की बात करते हैं। नॉर्वे दुनिया के सबसे अमीर और स्थिर देशों में गिना जाता है। वहां की आबादी लगभग 55 लाख है। क्राइम रेट कम है, सामाजिक असमानता कम है और सरकारी संस्थानों पर लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा है। वह मीडिया संस्थानों को सरकारी और सामाजिक स्तर पर काफी सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता मिलती है। इसके अलावा वहां पत्रकारों की संख्या बहुत ही सीमित है। भाषाई विविधता बहुत कम है।
और राजनीतिक ध्रुवीकरण भी भारत जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वहां मीडिया इकोसिस्टम का मैनेज करना अपेक्षाकृत बेहद आसान होता है। अब भारत को देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ 140 करोड़ से ज्यादा आबादी है, सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, हजारों अखबार है, सैकड़ों न्यूज चैनल हैं, लाखों यूट्यूब चैनल हैं, डिजिटल पोर्टल हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्टिव है और हर दूसरा व्यक्ति फिलहाल, क्योंकि उसके हाथ में फोन है और डिजिटल इंडिया की वजह से हर दूसरा व्यक्ति ब्लॉगिंग कर रहा है और कहीं ना कहीं सोशल मुद्दों को भी उठा रहा है और पत्रकार भी बन जा रहा है। भारत में हर दिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सेना, न्यायपालिका, विपक्ष, चुनाव आयोग और यहाँ तक कि खुद मीडिया संस्थानों की भी खुलकर आलोचना होती है। टीवी डिबेट्स में लगातार सरकार के खिलाफ तीखी बहसें रोज दिखाई देती हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलते हैं, मीम्स बनते हैं, सरकार पर सवाल उठते हैं। अगर कोई देश पूरी तरह से प्रेस को दबा रहा होता है तो क्या वहां रोज इतने खुले राजनीतिक विवाद दिखाई देते हैं? चलिए ये सब भी हटा दीजिए, प्रधानमंत्री की बात करते हैं। देश का प्रधानमंत्री, चलिए हो सकता है कि वो एक पार्टी का हो, कभी कांग्रेस का प्रधानमंत्री हो सकता है, कभी बीजेपी का प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री तो एक संवैधानिक पद है। लेकिन हमारे देश में तो उस पद की भी गरिमा को लोग तवज्जो नहीं देते हैं। उस पद पर बैठे व्यक्ति की आलोचना करते करते उस पद की भी आलोचना करने लगते हैं लोग। तो ये फ्री प्रेस कहाँ दबा हुआ है भाई भारत में? हर दूसरा व्यक्ति जो चाहे वो बोल सकता है, जो चाहे वो लिख सकता है, प्रधानमंत्री तक को अब्यूज कर देते हैं लोग। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रेस की कहीं जो समानता है वहां पर दबी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत में चुनौतियां नहीं है। पत्रकारों की सुरक्षा, फेक न्यूज, ट्रोलिंग, राजनीतिक दबाव और मीडिया के कॉर्पोरेट नियंत्रण जैसे मुद्दे भारत में भी मौजूद हैं। लेकिन केवल चुनौतियों को दिखाकर पूरे मीडिया सिस्टम को अनफ्री घोषित कर देना भी पूरी तस्वीर तो नहीं हो सकती। एक और बड़ा फर्क है जनसंख्या और स्केल का। भारत की सिर्फ दिल्ली की आबादी ही नॉर्वे से कई गुना ज्यादा है। तो अगर आप फ्री प्रेस इंडेक्स में अगर नॉर्वे और भारत को कंपेयर कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है कि ये राइट कंपैरिजन होगी। तो सिर्फ आप दिल्ली की मीडिया से और नॉर्वे की मीडिया को कंपेयर कीजिए, फिर भी दिल्ली का पॉपुलेशन ज्यादा है, पत्रकार दिल्ली में ज्यादा है, सिर्फ पूरे नॉर्वे से पत्रकार ज्यादा दिल्ली में है। तो कंपैरिजन किस बात की आप कर रहे हैं? भारत में हर राज्य अपने आप में कई देशों जितना बड़ा है। उत्तर प्रदेश अकेले कई यूरोपीय देशों से ज्यादा आबादी वाला राज्य है। ऐसे में मीडिया से जुड़े विवादों, कानून व्यवस्था और राजनीतिक दबाव का स्तर भी अलग अलग होगा। भारत में नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र हैं, सांप्रदायिक तनाव वाले इलाके हैं। यहाँ मीडिया को कई बार सुरक्षा एजेंसियों, स्थानीय राजनीति और जमीनी हिंसा जैसी जटिल परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। वहीं नॉर्वे अपेक्षाकृत शांत और स्थिर समाज है। इसलिए दोनों देशों की तुलना एक ही पैमाने पर करना कई विशेषज्ञों को भी तर्कसंगत नहीं लगता है। अब जरा सोशल मीडिया की राजनीति को भी समझिए। आज के दौर में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को लेकर अगर कोई आलोचनात्मक बयान आता है तो कुछ लोग उसे तुरंत भारत की हार और लोकतंत्र खत्म होने जैसी नैरेटिव में बदल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हर विदेशी आलोचना को साजिश बता देते हैं, जबकि सच्चाई अक्सर इन दोनों के बीच कहीं होती है। बिल्कुल ग्रे और व्हाइट और ब्लैक तो नहीं हो सकता है, ग्रे नाम की भी कुछ चीज होती है, लेकिन वो दिखाई कम पड़ती है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम जैसी चीजों को ज्यादा वायरल करते हैं जो विवाद पैदा करे। इसलिए किसी पत्रकार का एक सवाल या एक क्लिप या फिर एक बहस कई बार वास्तविक घटना से कहीं ज्यादा बड़ा बन जाता है। हेले लिंक के मामले में भी वही हुआ। भारत में अचानक उनका नाम ट्रेंड करने लगा। कुछ लोगों ने उन्हें फ्री प्रेस की आवाज कहा तो कुछ ने एजेंडा पत्रकार भी बताया। लेकिन एक बात तो साफ है, इस पूरे विवाद से सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पब्लिसिटी उसी पत्रकार को मिली। तो अब सवाल पूछना गलत नहीं है, पत्रकारिता का मूल काम ही है सवाल पूछना। लेकिन पत्रकारिता को एक्टिविज्म के बीच एक बारीक रेखा होती है। जब किसी घटना को आधा दिखाकर पूरा नैरेटिव बनाया जाए तब विवाद खड़ा होना स्वाभाविक है। विदेश मंत्रालय की तरफ से भी यही कहा गया कि कार्यक्रम का स्वरूप प्रेस ब्रीफिंग था, न कि खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी प्रोटोकॉल पहले से तय थे। लेकिन सोशल मीडिया पर इस तकनीकी अंतर को लगभग नजरअंदाज कर दिया गया। एक और दिलचस्प बात समझिए, पश्चिमी देशों में भी प्रेस और सत्ता के बीच टकराव होते हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कई बार पत्रकारों को रोका गया है। यूरोप में भी राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और युद्ध जैसे मामलों में मीडिया एक्सेस सीमित किया जाता है। लेकिन जब वही चीज भारत में होती है तो उसे कई बार लोकतंत्र खतरे में है की तरह पेश कर दिया जाता है। भारत में आज डिजिटल मीडिया का विस्फोट हुआ है।
कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन से सरकार की आलोचना कर सकता है, वीडियो बना सकता है, लाइव जा सकता है। लाखों राजनीतिक कंटेंट क्रिएटर्स खुले तौर पर हर विचारधारा के पक्ष और विपक्ष में बोल रहे हैं। ये भी प्रेस और अभिव्यक्ति की आजादी का ही हिस्सा है। हाँ, इसके साथ फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा का भी खतरा बढ़ा है, लेकिन यही चुनौती दुनिया के लगभग हर लोकतंत्र के सामने है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर जगह सरकारें सोशल मीडिया रेगुलेशन और फेक न्यूज से जूझ रही हैं। असल मुद्दा यही है कि भारत और नॉर्वे दो बिल्कुल अलग सामाजिक, राजनीतिक और जनसंख्या वाले देश हैं। एक छोटा स्कैंडिनेवियाई देश और दूसरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दोनों की चुनौतियां, मीडिया संरचना और सामाजिक जटिलताएं बिल्कुल अलग अलग हैं। इसलिए नॉर्वे नंबर 1, भारत पीछे हो सकता है जैसी लाइनें सुनने में भले ही आकर्षक लगें, लेकिन वास्तविकता उससे कहीं ज्यादा जटिल है। और शायद यही वजह है कि प्रेस फ्रीडम जैसे विषयों पर केवल रैंकिंग देखकर निष्कर्ष निकालना पर्याप्त हो ही नहीं सकता। किसी भी देश की वास्तविक स्थिति समझने के लिए उसके समाज, राजनीति, जनसंख्या, सुरक्षा चुनौतियों और मीडिया संरचना को भी देखना पड़ता है। फिलहाल इस पूरे विवाद ने एक बात जरूर साबित कर दी है कि आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, मीडिया और सोशल मीडिया तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और कई बार एक छोटा सा सवाल भी वैश्विक बहस का रूप ले लेता है। इस खबर में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या भारत और नॉर्वे की प्रेस फ्रीडम की तुलना करना सही है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारा एक्सप्लेनेशन पर आप क्या सोचते हैं, ये भी अपने विचार जरूर बताइएगा। और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.